कहानी का शीर्षक है एक पहेली। आज मैंने सोचा कि घर के काम से जल्दी फ्री होकर मंदिर जाऊंगी तो साथ के साथ बाजार का काम भी निपटा ही लूंगी, वरना तो पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा। मंदिर में दर्शन के पश्चात बाजार के लिए निकल गई। अभी बाजार पहुंची ही थी कि एक दुकान के अंदर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी कि अचानक दुकान के अंदर से निकलती हुई नैना पर मेरी नज़र पड़ी। पहले तो मुझे लगा कि मेरा भ्रम है, मगर फिर मेरा भ्रम दूर हो गया। मैं कन्फर्म हो गई कि नैना ही है। अनायास मुंह से निकल ही गया, अरे नैना। तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि नैना अकेली नहीं थी, उसके साथ एक अपरिचित युवक भी था। मेरे लिए तो वह युवक नितांत ही अपरिचित था। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। नैना की लंबी लिस्ट में एक नई बढ़ोतरी हुई है शायद। मेरी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए वह ठिठकी, फिर पास आकर बोली, प्रणाम दीदी, कैसी हो आप? आज बहुत दिनों बाद मिली हो। मेरे चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था, पर तीर तो हाथ से निकल चुका था। मैंने साथ खड़े युवक की ओर देखते हुए जवाब दिया, अरे नैना, अपना तो वही एज यूजुअल है। तुम सुनाओ, आजकल कैसी गुजर रही है? ठीक ही हूँ दीदी, आज जरा जल्दी में हूँ। घर आऊँगी मैं आपके, तब बात करेंगे। नैना ने हाथ जोड़े। मैं तो जल्दी ही वहाँ से हटना भी चाह रही थी, क्योंकि मैं समझ गई थी साथ के युवक को लेकर वह भी असमंजस में पड़ गई थी। वह युवक ड्रेसिंग स्टाइल से तो किसी संभ्रांत परिवार का लग रहा था, पर नैना शायद परिचय नहीं कराना चाहती थी। यह मुझे समझ में आ गया था। मैंने भी उस समय ज़्यादा बात करना उचित नहीं समझा। बाजार से लौटते समय ढेर सारी यादें मेरे साथ साथ चली आ रही थी। मेरे पतिदेव के ट्रांसफ़र होने पर हम लोग नए नए जयपुर शहर की वैशाली सोसाइटी में पहुँचे थे। जब वहाँ बच्चों के एडमिशन हो गए, सब अच्छे से सेट हो गया। सोसाइटी में आस पड़ोस में सबके बच्चे स्कूल जाने वाले, मेरे भी दोनों बच्चे स्कूल जाने वाले, पति ऑफिस चले जाते। सबको विदा करके दोपहर के वक्त जब फुर्सत मिलती, कॉलोनी की दो जानी मानी हस्तियाँ मिसेज खंडेलवाल और मिसेज पटेल थी, जो अक्सर घेर कर बैठ जाती। फिर शुरू होता कॉलोनी पुराण। घर बैठे ही मुझे पूरी सोसाइटी के बारे में खबरें मिल चुकी थी। सबसे ज़्यादा रोचक प्रसंग उनके लिए नैना का था, जो मेरे जस्ट सामने वाले फ्लैट में ही रहती थी। नैना का प्रसंग आते ही उन दोनों के चेहरे पर कुटिलता छा जाती। उसके चरित्र को लेकर उन दोनों के पास न जाने कितनी कहानियाँ थीं। चलते वक्त मुझे उससे बचकर रहने की हिदायत देना भी कभी नहीं भूलती थी। मेरे अंदर भी नैना को लेकर एक उत्सुकता जागृत हो गई थी, पर उसके फ्लैट का दरवाज़ा कम ही खुलता था। इस कारण कभी नैना से रूबरू होने का मौका भी नहीं मिला। नैना वैसे भी मेरे लिए एक पहेली थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति शहर से बाहर गए हुए थे कि अचानक सिया को बहुत तेज बुखार हो आया। रात का वक्त था, नया शहर, मैं घबरा उठी। बदहवासी में कुछ नहीं सूझा तो जाकर नैना का दरवाज़ा खटखटा दिया। कुछ देर में नैना आंखों में प्रश्न चिन्ह लिए सामने खड़ी थी। मैंने बोला, नैना जी, मैं घर में अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं। मेरी बेटी बुखार से तप रही है। मैं यहाँ किसी डॉक्टर को भी नहीं जानती हूँ, कहाँ जाऊँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। वह बड़े ही विनम्रता से बोली, अरे दीदी, आप घबराइए नहीं, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ।
कुछ देर बाद नैना डॉक्टर को लेकर मेरे फ्लैट पर हाजिर थी। रात भर वह मेरे साथ जागती रही, सिया के माथे पर पानी की पट्टी रखती रही। बुखार जब तक उतरा तब तक सुबह हो चुकी थी। उठते हुए बोली, अच्छा दीदी, अब मैं चलूंगी। अब आपकी बेटी को आराम है। आप भी रात भर की जागी हुई हैं। आप भी आराम कीजिए। आपको कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक बुला लेना। मैं आंखों में कृतज्ञता लिए नैना को धन्यवाद बोला तो वह बोली, अरे दीदी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। वो खड़ी रही। मैं सोच रही थी कि दूसरों से नैना के विषय में सुनकर मैंने उसकी जो छवि अपने दिमाग में बना ली थी, अब मुझे स्वयं पर ही शर्म आ रही थी। यह था मेरा और नैना का पहला परिचय। धीरे धीरे अपरिचित की दीवार गिर गई। एक बात मैंने देखी, जब से नैना के साथ मेरा मेल जोल बढ़ गया था, तब से मिसेज खंडेलवाल और मिसेज पटेल का मेरे घर आना जाना कम हो गया था। नैना मितभाषी थी, साथ ही अच्छी श्रोता भी थी। विवाह हुए 8 वर्ष बीत गए थे, मगर अभी कोई संतान नहीं थी। 2-4 दिन बाद मन नहीं माना तो पूछ ही बैठी मैं नैना से, नैना, एक बात पूछूं? मैं जानती हूँ दीदी आप क्या कहना चाहती हैं। आपने मुझे अपनी छोटी बहन के जैसा प्यार दिया है, तो इतना हक तो आपका बनता ही है। आज मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। दीदी, मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती हैं, मुझे सब पता है। मेरे फ्लैट में आपको भी नए नए चेहरे दिखते हैं। आपकी आंखों में भी मैंने प्रश्न देखे हैं। मैं उन सब से अनजान नहीं हूँ। कुछ देर के लिए हमारे बीच सन्नाटा छा गया। मैं उसकी स्पष्टवादिता और निर्भीकता देखकर हैरान थी। कोई भी स्त्री अपने ऊपर लांछन लगते देख इतनी तटस्थ कैसे रह सकती है। जानती हो दीदी, जब मेरा विवाह हुआ मेरी उम्र 22 वर्ष की थी। विधाता ने मुझे सौंदर्य दिया, तो इसमें मेरा कसूर कहाँ था। मेरी दृष्टि उसके चेहरे पर टिक गई। बड़ी बड़ी आंखें, पतली नाक, दूध में घुले केसर सा रंग, होठ इतने पतले, बात करते वक्त कपकपाते से प्रतीत होती, हंसते वक्त गालों में गड्ढे पड़ते, दंत पकती ऐसी कि जैसे अनार के दाने एक लाइन में रख दिए हो, लंबी केश राशि, कुल मिलाकर अपार सौंदर्य की मलिका। नैना कहे जा रही थी, जानती हो दीदी, विवाह होकर आई तो देखने वालों का तांता लग गया। जो देखता देखता ही रह जाता। तरह तरह से प्रशंसा के स्वर मेरे कानों में पड़ते। आत्ममुग्ध होकर रह जाती मैं। पति को देखकर लगता विधाता ने जोड़ी सोच समझकर बनाई है। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, पर बहुत जल्दी पति का असली स्वरूप नजर आने लगा। शाम को ऑफिस से आने पर मुझे सजी संवरी देखते तो व्यंग्य करते, महारानी जी किसके लिए सजी संवरी बैठी है। मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैं बाथरूम में जाकर गजरा नोच कर फेंक देती। मुझे इतनी हैरानी होती दीदी कि यह आदमी इतना भी नहीं समझता कि यह श्रृंगार उसके लिए भी तो किया जा सकता है। मेरा रूप ही मेरे लिए मेरा दुश्मन बन गया। छत पर कपड़े सुखाने जाती तो सुनने को मिलता, किससे नयन लड़ाने गई थी। तरह तरह की अनर्गल बातें सुनने को मिलती। कभी उनका कोई दोस्त मिल जाता या घर पर आ जाता
तो शिष्टाचारवश कुछ बात करते ही मानो कयामत आ जाती। स्पष्ट नजर आ जाता कि इस समय महाशय ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। बाद में इतना कुछ सुनने को मिलता कि मुझे कान बंद कर लेने पड़ते। मुझे लगता है विधाता, इस शक्की व्यक्ति के साथ पूरा जीवन कैसे गुजार पाऊंगी। कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपना दुख बांट पाती। न कहीं मेरा जाना था, न कोई मेरे पास आता था। अब तो मुझे लगने लगा था कि मैं अकेले कहीं पागल न हो जाऊं। और तो और दीदी बीच बीच में ऑफिस से आकर कमरे का मुआयना होता कि कहीं कोई आया तो नहीं था, कमरे में किसी अजनबी की गंध तो नहीं है। यह सब मेरी बर्दाश्त के बाहर होता चला गया। जिस पति के लिए मेरा पूर्ण समर्पण था वह शीशे की तरह चटक चुका था। उसके टूटे कांच मुझे लहूलुहान कर रहे थे। रात को जब मुझे बाहुपाश में लिया जाता, सच कहूँ दीदी, मुझे लगता मुझे नागपाश ने जकड़ लिया है। मैं उस यंत्रणा से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगती। मेरी वृत्ति उन्हें और अधिक क्रोधित कर देती, पशुता पर उतर आते। काश उन्हें अपना दिन का व्यवहार याद रहता। मेरी नफरत मेरे पति के प्रति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जानती हो दीदी, एक दिन क्या हुआ? मैंने उनके उठे हाथ को कसकर पकड़ लिया। मेरी उग्र मूर्ति को देखकर वह सकपका गए। घर से बाहर रात भर रहे, शायद आने का साहस नहीं था। मुझे लगने लगा सारे झगड़े की जड़ यह खूबसूरत चेहरा ही है, क्यों न चेहरे पर तेजाब डाल लूं। पर फिर लगा, मैं ऐसा क्यों करूं? बच्चे के लिए मेरी सूनी कोख तरसती रही। कोई ठिकाना नजर नहीं आता था जहां जाकर चैन की सांस ले सकूं। पता नहीं कब एक विद्रोहिणी ने मेरे अंदर जन्म ले लिया। मुझे लगने लगा जब मुझे उल्टा चरित्रहीन समझा जाता है तो क्यों ना मैं वही बनकर दिखलाऊं। पर सब इतना आसान नहीं था। मैंने अपने आप से बहुत लड़ाई लड़ी, पर मैं हार गई दीदी, कहकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। अब तक मैं चुपचाप बैठी उसकी कहानी सुन रही थी, पर अब रहा न गया। मैंने उठकर नैना को सीने से लगा लिया, चुपचाप उसके सिर को सहलाती रही। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। नैना ने फिर बोलना शुरू किया, दीदी, एक दिन मैं उस राह पर चल पड़ी जहां से अब लौटना आसान नहीं है। क्रोध में, आवेश में मैं कहां से कहां निकल गई, यह मैं भी नहीं जानती। शुरू हो गया एक अंतहीन सिलसिला। 2-3 माह से अधिक मैं एक चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। चेहरे बदलते गए। सच कहूँ, पहले मेरे लिए यह एक खेल था, बदले की भावना से प्रेरित खेल, जिसके पीछे छिपा मैं अपना सर्वनाश नहीं देख पाई। आंखों में आंसू भरे नैना खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरे पतिदेव अपनी सोच की यह परिणति देख बौखला उठे। मेरा हाथ पकड़कर सड़क पर खड़ा कर दिया। मैं तो कब से राह देख रही थी। मेरे लिए तो न जाने कितनी राह खुली थी, पर दीदी अब थक चुकी हूँ और यह भी जानती हूँ उस राह से वापस लौटने का कोई उपाय भी नहीं है। लगता है चुन चुन कर पुरुष जाति से बदला ले रही हूँ, पर मेरा सर्वनाश जिसकी वजह से हुआ उसे जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। अब तो आप भी मुझसे घृणा करेंगे, मैं हूँ भी इसी काबिल। इतना सब कुछ कहकर नैना चुप हो गई। मेरे पास तो उस समय
उसके लिए कोई सांत्वना के शब्द भी नहीं थे। केवल एक स्नेह भरा स्पर्श था जिसे उसके सिर पर रखकर मैं उठ आई। इस समय उसे अकेला छोड़ना ही उचित था। दूसरे दिन एक हफ्ते के लिए माँ के यहाँ जाना पड़ा। वापस लौटी तो फ्लैट में एक संक्षिप्त पत्र मिला जो नैना ने लिखा था। प्यारी दीदी, जा रही हूँ फिर एक नए रास्ते पर, शायद कभी मिलना हो। मैं तो बंजारन हूँ जो भटकने के लिए ही बनी है। मेरी सुंदरता मेरे लिए अभिशाप बन गई। मुझे क्षमा कर देना दीदी। आपकी छोटी बहन नैना। आज वही नैना दिखलाई दी तो उसको लेकर दिमाग में अनेक प्रश्न खड़े हुए। अब पता नहीं कहाँ पर रह रही है। फिलहाल जानने का कोई उपाय भी नहीं है। अब तो उसका इंतज़ार ही करना होगा। पता नहीं उस बंजारन का कभी कोई घर या ठिकाना होगा भी या नहीं। उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।